नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से बोल रही हूँ। आज का थर्ड ईयर का हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। यूरोप की एक महाशक्ति जर्मनी थी जिसने प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में बहुत बड़ा कार्य किया था और कुछ लोग तो द्वितीय महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जर्मनी को ही मानते हैं। मगर आज हम 19वीं शताब्दी के जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार 300 छोटे छोटे राज्यों से एक राज्य बना जर्मनी, उसकी कहानी समझेंगे। इस टॉपिक को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी 300 राज्यों में विभाजित था, मगर ये जो 300 राज्य थे उनको एकीकृत करने में, यानी कि 300 से 34 राज्यों को बनाने में 39 राज्यों को बनाने में नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने 300 राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाया और जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। और इस कॉन्फेडरेशन में सबसे महत्वपूर्ण था उसका अध्यक्ष, और वह अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया का सम्राट। सम्राट के साथ साथ एक थी डाइट या राष्ट्रसभा, जिसमें जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। राष्ट्रसभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, मगर प्रैक्टिकली ये था कि ऑस्ट्रिया का इसके ऊपर पूरा प्रभाव था और ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में जो ईर्ष्या थी उसके कारण कोई निर्णायक कार्यवाही यह परिसंघ नहीं कर पा रहा था। तो यानी कि 1815 से लेकर 1850 हमारा जो पीरियड है वो है 1815 से 1870, मगर पहले के जो वर्ष थे 1815 से 1850 तक, वहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मनी में प्रशा का प्रभुत्व था। मगर उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कम हुआ और प्रशा का प्रभुत्व बढ़ने लगा। हम अगर प्रशा या जर्मनी का इतिहास समझना चाहेंगे 19वीं शताब्दी में, तो हम उसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बिस्मार्क के पूर्व और बिस्मार्क के बाद, या बिस्मार्क का समय, बिस्मार्क के पूर्व और बिस्मार्क का समय। तो प्रारंभ में जो ये एकीकरण था उसकी गति बहुत ही मंद थी, 1815 से लेकर 1860 के मध्य में, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मगर जो मुख्य कारण है वो है सुधारवादियों में मतभेद। जर्मनी में बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार थे। कुछ जर्मनी के सभी राज्यों को हटाकर एक गणराज्य की मांग कर रहे थे, कुछ चाहते थे कि ऑस्ट्रिया का परंपरागत गौरव रहे, कुछ चाहते थे जर्मनी की शक्ति प्रशा के नेतृत्व में हो। तो इसलिए धीरे अलग अलग मतभेद होने के कारण जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित नहीं हो पाई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। अब ये मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। उसने एक जो चीज करी थी वह यह थी कि उसने कार्लसवाद के आदेशों के द्वारा एक प्रतिक्रियावादी व्यवस्था जर्मनी में स्थापित की। इन आदेशों के अनुसार प्रत्येक राज्य से एक शासक एक विशेष प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में नियुक्त कर सकता था, जो ये देखे कि विश्वविद्यालय में सरकार के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। शिक्षकों और छात्रों पर वह कठोर निगाह रखता था। गुप्त समितियों और समाचार पत्रों पर कई प्रतिबंध
लगाए गए। इसके अतिरिक्त एक जांच आयोग की भी स्थापना की गई जो क्रांतिकारी समितियों का पता लगाता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था मंद गति का, वह था प्रशा और ऑस्ट्रिया में द्वेष। दोनों ही कंट्रोल चाह रहे थे जर्मनी पर, इसलिए एकीकरण की गति धीमी रही, एक दूसरे को ही वो खींचते रहे। मगर फिर धीरे धीरे गतिशीलता आई, एकीकरण के तरफ जर्मनी जाने लगा। उसमें पहला प्रमुख कारण है बौद्धिक जागृति। अब देखिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक योगदान बहुत था, अमेरिका की क्रांति में था। उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में भी विचारकों और दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिकेट ने अपनी एड्रेस टू द जर्मन पीपल में जर्मन जाति को प्रभावित किया और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाया। हेगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर अपने विचार लिखे और लोगों को राज्य को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात समझाई। राके और बोमर ने इतिहास के द्वारा जर्मनी को एक नया रूप प्रदान किया। हेनरिक हाइन जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता के गीत गाकर लोगों में जोश भरे। उस समय की जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जो बॉन, बर्लिन, लिप्जिग में थे, वे भी राष्ट्रीय जागृति के प्रमुख केंद्र बने और इन सब के कारण जर्मन जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। अगला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि 18 राज्यों ने एक नई चीज शुरू करी और वह थी ज़ाल्वरिन 1834 में। यह एक आर्थिक संघ था जिसका नेतृत्व प्रशा कर रहा था। इस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने यह निश्चित किया कि संघ के सदस्य राज्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे और एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे। समथिंग लाइक जो आजकल यूरोपियन यूनियन का है, उसी प्रकार से। क्योंकि पहले बहुत छोटे छोटे राज्य थे तो दिन भर सीमा शुल्क चलती रहती थी, इसलिए आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी गतिरोध रहता था। 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस आर्थिक संघ में सम्मिलित हो गए। प्रारंभ में मेटरनिक इसको समझ नहीं पाया, मगर बाद में जब उसने उसका विरोध किया तो उसे कोई सफलता नहीं मिली। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जर्मनी के एकीकरण में ज़ॉल्वेरिन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक दृष्टि से ज़ॉल्वेरिन के कारण जर्मनी एक होता है। अब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे, आदान प्रदान होता था विचारों का। इससे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। ज़ॉल्वेरिन की स्थापना ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार कर दिया। यह कथन है एक बहुत ही फेमस इतिहासकार कैटलबी का। और तीसरा जो प्रमुख कारण था वह था 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1848 की फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद मेटरनिक को ऑस्ट्रिया से जाना पड़ा और फिर जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने एक संघ बनाया जिसको राष्ट्रीय संसद भी कहा गया। मगर प्रशा के जो सम्राट था उसने इस जर्मन संघ का राजमुकुट स्वीकार नहीं किया और यह असफल रही। मगर इस सब ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और हम अगले जो पार्ट 2 है उसमें समझेंगे किस प्रकार इस एकीकरण को पूरा किया जा सका। धन्यवाद।